Which is the best option for विपल सर्जरी? ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपी या फिर रोबोटिक सर्जरी? विपल सर्जरी करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। आई एम अ गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के, डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और अदर डिसीज कंडीशन और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे विपल सर्जरी के बारे में और एक बहुत ही कॉमन सवाल जो कई बार पेशेंट से आता है कि विपल सर्जरी अंडरगो करनी है क्योंकि पैनक्रियास में कुछ गांठ डिटेक्ट हुई है, बट इसमें दो तीन ऑप्शंस है और हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या ये ओपन सर्जरी से करना चाहिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से करना चाहिए या फिर रोबोटिक सर्जरी जो सबसे एडवांस टेक्निक है उससे करना चाहिए। तो सेफ कौन सा है, उसमें रिकवरी किसमें फास्ट होती है और कैंसर को पूरी तरह से क्योर करने का चांस कौन से टेक्निक में सबसे ज्यादा मिलेगा, और इसी के साथ साथ आगे का जो ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू कब कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। विपल सर्जरी एग्जैक्टली क्या होता है, ये किन पेशेंट्स में किया जाता है और इसमें हमें एग्जैक्टली सर्जरी के दौरान क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं। तो विपल्स ऑपरेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है जो कि पैनक्रियास के हेड के रीजन के ट्यूमर्स के लिए और बाइल डक्ट के कैंसर्स के लिए किया जाता है। तो इसमें हम पैनक्रियास का हेड का जो रीजन है उसको या फिर उसके साथ साथ पित्त की नली जो नीचे का हाफ है उसको, गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का कुछ हिस्सा, ये सारी चीजों को रिमूव करते हैं और हम पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। पैनक्रियास को, बाइल डक्ट को और स्टमक, ये तीन चीजों को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में हमें जोड़ना होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी क्यों है? क्योंकि इतने सारे ऑर्गन्स एक छोटे क्रिटिकल एरिया में कॉम्प्रेस्ड होते हैं, तो इसको ठीक से करना बहुत जरूरी है। ये पैनक्रियास जो है उसके नीचे बहुत सारे मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इसको प्रिसाइजली निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ के साथ जो हम ज्वाइन करने वाले हैं चीजों को, जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, इसमें अगर कुछ लीकेज हो जाए तो पेशेंट की रिकवरी जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क होती है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन बहुत ही प्रिसाइज तरीके से स्टिच करके हमको करना होता है। अब बेस्ट टेक्निक जो है वो ये होगी कि सारी की सारी चीजें जो प्रिसीजन है वो सबसे ज्यादा हो और उसमें रिकवरी भी फास्ट हो और कॉम्प्लिकेशंस का चांस सबसे कम हो। तो विद दिस इन द माइंड हम एक एक चीज को हम देखते हैं कि ओपन सर्जरी जो होती है विपल्स के लिए वो कैसे की जाती है। तो ओपन सर्जरी इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द सर्जरी। तो पुराने जमाने से लेके अभी तक जो है विपल सर्जरी ये ओपन तरीके से की जाती थी। तो ओपन सर्जरी में क्या होता है, एक बड़ा सा कट लगता है पेट के ऊपर जिसका साइज में भी 20 to 25 सेंटीमीटर्स यानी कि 8 से 10 इंच का कट जो है वो हम लगाते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो सर्जरी है वो ओपन तरीके से होती है, तो हम उन ऑर्गन्स को पाल्पेट यानी कि अपने हाथों से फील करके उसके अंदर का ट्यूमर जो है वो देख करके उसके मार्जिन्स और वो सारी चीजें हैंडल करके हम एक्चुअल में देख सकते हैं। तो जो बड़े ट्यूमर्स होते हैं जो सराउंडिंग ऑर्गन्स को चिपके हुए होते हैं या पीछे के ब्लड वेसल्स को चिपके हुए होते हैं जिसमें कि ब्लड वेसल को भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे ट्यूमर्स के लिए हम यूजुअली ओपन सर्जरी जो है प्रेफर करते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर इतना लंबा कट लग रहा है तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि नंबर 1 इज द पेन। अगर 8 से 10 इंच का कट हम किसी के पेट पे लगा रहे हैं तो पेन बहुत ज्यादा होता है और पेन की वजह से पेशेंट की रिकवरी जो है वो थोड़ी स्लोअर रहती है बाकी टेक्निक्स को कंपेयर किया जाए तो। इसमें पेन किलर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा लग सकती है। इतनी बड़ी जख्म है तो उसमें इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है और कई बार हायर एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत पड़ सकती है। और बिकॉज हम इतना बड़ा कट लगा रहे हैं तो ब्लड लॉस भी ज्यादा होता है और कई बार पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत पड़ सकती है। और इतना बड़ा कट, इतना बड़ा पेन होता है, उसकी वजह से जो है सांस लेने में, डीप ब्रीदिंग करने में भी पेशेंट को डिफिकल्टी आती है कई बार। तो लंग रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि लंग इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, ये कई बार ओपन सर्जरी में ज्यादा कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ वुंड इन्फेक्शन भी ज्यादा कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। इन सारी चीजों की वजह से मेनी अ टाइम्स पेशेंट की जो कीमोथेरेपी है जो बहुत ही क्रिटिकल और नेक्स्ट स्टेप होती है आफ्टर सर्जरी, वो डिले हो जाती है। 3-4 हफ्तों तक हम पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं दे पाते हैं। तो ये एक मेजर
डिसएडवांटेज रहता है ओपन सर्जरी के साथ में। तो ओपन सर्जरी के साथ साथ पेशेंट का जो स्टे है वो अराउंड 8 to 10 डेज से ज्यादा होता है। कई बार पेशेंट्स को हॉस्पिटल में 10 से 14 दिन तक भी रहना पड़ सकता है। तो ओवरऑल ओपन सर्जरी का जो स्टे है वो ज्यादा लंबा चलता है और हॉस्पिटल में ज्यादा समय पेशेंट को बिताना पड़ता है। अब आता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरफ। तो लेप्रोस्कोपी एक एडवांस टेक्निक है जिसमें कि हम दूरबीन डाल के छोटे छोटे कट्स में से इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग पेट के अंदर डाल के यही सेम प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं। तो ये इसका एक मेन एडवांटेज है कि जो कट्स होते हैं, जो पेन होता है वो कम होता है, उसकी वजह से रिकवरी जो है फास्ट हो सकती है। बट इसके डिसएडवांटेजेस काफी सारे हैं, जैसे कि ये सर्जरी सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैंड्स में ही सेफ रहती है। जिन सर्जन्स ने 20, 30, 50, 100 विपल्स प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिकल परफॉर्म किए हैं वही इस प्रोसीजर को सेफली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सिस्टम रिलेटेड इनहेरेंट जो है लिमिटेशन होते हैं। जो हमारा विजन होता है वो 2D विजन होता है, जो नॉर्मली हम 3D विजन देखते हैं वो हमको लेप्रोस्कोपी में कई बार देखने को नहीं मिलता है। दैट इज वन। जो लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो होते हैं वो रिजिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है जो हमें विपल्स जैसे प्रिसीजन वाले ऑपरेशन में जरूरी होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिलती है। और अगर लेट्स से कि ब्लीडिंग हो जाए इनसाइड द एब्डोमेन तो उसको कंट्रोल करना लेप्रोस्कोपी से कई बार डिफिकल्ट होता है। तो इन कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से लेप्रोस्कोपिक विपल सर्जरी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई है। अब हम आते हैं लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक जो कि है रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी इज कंबाइनिंग द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्योंकि हम इस सर्जरी को वही सेम छोटे छोटे कट्स में परफॉर्म करते हैं, बट इसकी जो प्रिसीजन होती है, जो उसका विजन होता है, वो एग्जैक्टली ओपन सर्जरी की तरह हम अचीव कर पाते हैं। इनफैक्ट ओपन सर्जरी से कहीं ज्यादा मात्रा में हम उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको मिलता है 3D विजन जो कि मैग्नीफाइड होता है, 10 to 15 टाइम्स मैग्नीफाइड होता है। और जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के रिजिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे ह्यूमन हैंड के मूवमेंट्स, रिस्ट के मूवमेंट, एल्बो के मूवमेंट को हूबहू रेप्लिकेट यानी कि एग्जैक्टली पेट के अंदर उसी प्रकार के हम मूवमेंट्स कर सकते हैं। और पेनक्रियास को स्टिच करने में हमारे ह्यूमन हेयर के थिकनेस के जितने सूचर्स, जो सूक्ष्म बहुत फाइन सूचर्स होते हैं, उसको भी हम इस रोबोटिक सर्जरी के टेक्निक से ठीक से हैंडल करके इसके सूचर्स हम प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज वन वेरी बिग एडवांटेज। और अगर हम रिकवरी की बात करें, ब्लड लॉस की बात करें, इन्फेक्शंस की बात करें, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ब्लड लॉस, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पेन किलर की जो रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी कम हो जाती है। साथ के साथ जो हमारा रिकंस्ट्रक्शन होता है, अगर हम वो देखें तो वो बहुत ही प्रिसाइज होता है और इसका लीकेज का जो रेट होता है वो लगभग ओपन के जितना ही है, और कोई कोई स्टडीज में लीकेज का रेट ओपन सर्जरी से कम भी पाया गया है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कर सकते हैं। एक और मेन एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी का ये भी है कि कई बार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम स्टार्ट करते हैं, विपल्स लेप्रोस्कोपिकली करने की शुरुआत करते हैं और हम एनकाउंटर करते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, कहीं पर ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं पर स्टिचेस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें ओपन सर्जरी में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जो चीज हमने स्टार्ट करी थी छोटे इंसिजन से, फाइनली हमें बड़ा इंसिजन लेना पड़ता है। रोबोटिक सर्जरी में जो ओपन कन्वर्जन का जो रेट है वो लेप्रोस्कोपी से कम पाया गया है। तो रोबोटिक सर्जरी ओवरऑल बिकम्स अ वेरी वेरी सेफ ऑप्शन। हाँ, इसमें एक चीज मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि रोबोटिक सर्जरी इज नॉट इजी सर्जरी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी रोबोटिक सर्जरी कोई भी सर्जन परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है, कई साल लग जाते हैं विपल्स सर्जरी जैसा एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन रोबोटिक तरीके से करने के लिए। तो इट इज नॉट अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस। कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर्स और कुछ स्पेशलाइज्ड सर्जन्स ही होते हैं जो इस रोबोटिक सर्जरी को ठीक से परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्लीज, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रोबोटिक विपल्स ऑपरेशन, मेक श्योर टू आस्क द सर्जन कि उनका रोबोटिक सर्जरी में और विपल्स सर्जरी में कितना एक्सपीरियंस है, कितने प्रोसीजर्स उन्होंने सक्सेसफुली रोबोटिक सर्जरी से परफॉर्म किए हैं, और फिर ही इस ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक विपल्स सर्जरी में क्या डिफरेंसेस है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किन पेशेंट्स में ओपन ही करना चाहिए, किन पेशेंट्स में रोबोटिक ही करना चाहिए। तो अगर आपको विपल्स सर्जरी फेस कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए,
तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आप मेरे चैनल पे विपल सर्जरी के बारे में बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन और जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन ईमेल और व्हाट्सएप। अगर आपके सवालों का जवाब मैं दे पाया तो मुझे बहुत आनंद होगा। थैंक यू वेरी मच।